तो चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था ज्योग्राफी की क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी। आज हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट में बेसिकली आज हम क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखेंगे। ठीक है, जो कैसे कॉन्टिनेंट्स बने, ठीक है, कैसे जो अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी 1912 में कि एक सुपर ओशियन था। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सीडीटी 1912 में दी गई थी। रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जो प्रेजेंट डे के अरेंजमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या था ना कि उन्होंने बताया था कि एक सुपर ओशियन है 5 साला, ठीक है, उसमें एक कॉन्टिनेंट है पैंजिया। होता क्या है, समय के साथ कुछ फोर्सेस अप्लाई होती हैं। वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था तुम्हारे ये भाई साहब ने, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। कब? 1912 में। उन्होंने बोला कि एक सुपर ओशियन है, ठीक है, 5 साला, जिसमें पेंजिया है। पेंजिया समय के साथ साथ, ये बिफोर कार्बोनिफेरस पीरियड की बताते हैं कि जब कार्बोनिफेरस के पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, लेकिन कार्बोनिफेरस के बाद क्या हुआ कि ये पेंजिया डिवाइड हो गया लॉरेशिया और गोंडवाना में। फिर आगे चलकर लॉरेशिया और गोंडवाना अलग अलग डिवाइड हो गया, जिसमें लॉरेशिया नॉर्थ अमेरिका एशिया और गोंडवाना साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में डिवाइड हो गया। ये उन्होंने बेसिक बताया था। हालांकि ये थ्योरी बाद में डिस्कार्ड कर दी गई, लेकिन इस थ्योरी को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि होता है ना कि कोई थ्योरी जो आपको बताती है कि सोचने की क्षमता देती है, तो बाकी साइंटिस्ट को ये आइडिया लगा, जो आने वाली साइंटिस्ट थे उनको ये सोचने पे मजबूर किया कि कुछ तो ऐसा फैक्टर है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि फ्लोट हो रहा है। देखिए ना, सियाल फ्लोट ऑन सीमा, उन्होंने बताया कि जो क्यों तैर रहा है ये पैंजिया 5 साल पे इसलिए तैर रहा है क्योंकि सियाल फ्लोट ओवर सीमा। कॉन्सेप्ट इन्होंने वही लगाया था, ठीक है, कि इसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर तैर रहा है। इन्होंने बताया था कि जो इसका ड्रिफ्टिंग फोर्स है वो टाइडल फोर्स है। टाइडल फोर्स देखिए 2 तरह का फोर्सेस पे लग रहा था, एक वेस्टवर्ड एक नॉर्थवर्ड। जो वेस्टवर्ड फोर्स था वो टाइडल फोर्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून फॉर वेस्टवर्ड मूवमेंट, सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसी से टाइडल फोर्स बनती है, सबको पता है। वो वेस्टवर्ड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, अर्थ का, ठीक है, वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट के लिए फैक्टर कॉज करता है, वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट के लिए। तो इन्होंने 2 कारण बताए थे। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए, मतलब इनकी थ्योरी के, कि देखिए ये इतना बड़ा फोर्स तो है नहीं कि पूरा कॉन्टिनेंट मूव कर जाए, ठीक है। इसलिए बाद में जो क्रिटिसिज्म हुआ उसमें यही बताया गया कि कौन सा फैक्टर है जिससे ये मूव करता है। तो मतलब ये मूव किया, और क्यों इसी के बाद मूव किया, समझ रहे हैं, उससे पहले कोई ऐसी फोर्स क्यों नहीं थी। बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए, ठीक है, जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसमें से था ही कांट एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट बिकम टाइडल फोर्स, एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, ये उन्होंने हटा दिया। फिर ट्रिगर मैकेनिज्म, मतलब ये अगर टूटता है तो कोई तो ट्रिगर मैकेनिज्म होगा, कोई तो एक ऐसा लिमिट ऑफ फोर्स होगा ना जो उसको इनिशिएट करेगा, वो भी नहीं बता पाए, इसलिए बाद में ये डिस्कार्ड कर दी जाती है। हालांकि इसके बहुत सारे, जब आप कहेंगे ना पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी मिले, जैसे कॉन्टिनेंट का जिग जैग शेप में फिक्स हो जाना, जैसे अपना इंडिया उठाओ, मेडागास्कर अफ्रीका के उसमें सेट हो जाता है। ये 2-4 चीज़ें, जैसे कोल घाना में जो मिलता है, गोल्ड कोस्ट वगैरह, और बाकी पार्ट्स में जो मिलता है उनकी सिमिलरिटी देखी गई। कोल में सिमिलरिटी देखी गई, जो गोंडवाना है, जैसे गोंडवाना अपना इंडिया का गोंडवाना लैंड है, उसको क्यों इसी बेसिस पर नाम रखा गया। बेसिकली ये बंदा ना, ये ज्योग्राफर था ही नहीं, ठीक है, इसको बस ऐसे पता चला, इसने दिया। 10 साल बाद इसने उसी थ्योरी को मॉडिफाई करने की कोशिश की। 10 साल बाद इसने क्या बोला कि पहली बार इसने बोला था कि कोई सियाल फ्लोट ओवर सीमा, इसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, लेकिन 10 साल बाद इसी बंदे ने बोला कि जो कॉन्टिनेंट है और जो ओशियनिक प्लेन है इसमें फ्रिक्शन हो रही है, जिसकी वजह से इसने रॉकीज और इंडीज देखा, इसके रॉकीज और इंडीज बन रहे। फिर क्रिटिसिज्म आया कि भाई ये तो तुम पहले बोले थे कि तू सियाल फ्लोट ओवर सीमा, ठीक है, तो इसीलिए इसकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। एक बार फिर से सीडीटी क्या थी, उन्होंने बताया था कि कैसे 5 साला एक सिंगल सुपर ओशियन था, उस पर एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, समय के साथ आफ्टर कार्बोनिफेरस डिवाइड हो गया लॉरेशिया और गोंडवाना में, फिर ये नॉर्थ एरिया बाकी शहरों में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद जब ये थ्योरी डिस्कार्ड हुई तो साइंटिस्ट ने सोचा आगे और भी थ्योरीज दी गई, जिसमें से मेन थ्योरी जो दी गई कि अब लोगों ने सोचा कि यार कुछ तो बात है। तो अगला जो इसमें सोचने वाली बात है जो है कि वाई कॉन्टिनेंट मूव, ठीक है, कॉन्टिनेंट मूव क्यों करते हैं,
कॉन्टिनेंट मूव क्यों करते हैं? देखिए ये एक कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और इसके नीचे है पूरा एस्थोनोस्फेयर, ये एस्थोनोस्फेयर, ये लावा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्योंकि कहीं भी फोर्स लग सकती है, ठीक है। ये लावा है जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या कि जैसे ये जहाँ पे दो तरह का, एक कन्वर्जेंस एक डाइवर्जेंस। अब जैसे ये जहाँ पे दो फोर्सेस कन्वर्ज हो जा रही है, जैसे ये मैग्मा आया और इधर से आया तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा। जब कन्वर्ज होगा तो रिज बनेगी, उठेगा, और जब डाइवर्ज होगा तो ये अलग दूर दूर जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा इसमें यही बोला गया कि यह जो मूवमेंट है एस्थोनोस्फीयर में, जो लावा का मूवमेंट है ना, इसकी वजह से ही जो प्लेट है, जो कॉन्टिनेंट है, वो मूव कर रहे हैं। ये इस थ्योरी को प्रॉपर एक नाम दिया गया जिसको आर्थर होम्स ने दिया था कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, इसका नाम क्यों ऐसा है? क्योंकि ये करंट की वजह से मूव कर रहा है, इसलिए कन्वेंशनल करंट थ्योरी की। जब ये एक ही डायरेक्शन में आएंगे करंट तो ये कन्वर्ज होगा, जब ये अलग अलग जाएंगे तो डाइवर्ज होगा। कन्वर्ज मतलब पास आना, डाइवर्ज मतलब दूर जाना, ठीक है। ये आपने देख लिया। बेसिकली इसमें ये था वाई कॉन्टिनेंट का, वाई कॉन्टिनेंट मूव्स, इसमें ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला अपना टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। हैरी हेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, हैरी हेस जो बंदा था वो था यूएस का नेवी इंजीनियर था। उसने क्या देखा, उसने सोचा कि यार अगर ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये कोई कॉन्टिनेंट है, बीच में तो प्लेन है ना। ये इंजीनियर था, यूएस का नेवी इंजीनियर था। उसने सोचा यहाँ पे एक प्लेट डाल, कुछ भी ऑयल डालना हुआ या मतलब कोई केबल डालना हुआ तो हम प्लेन में डाल देंगे। उसका ये मानना था हैरी हेस का कि नीचे सब प्लेन प्लेन होता है। फिर अभी अपन ने देखा था ना कि इसके पहले जो देखा था अपन ने आर्थर होम्स की थ्योरी कि नीचे जब कन्वेंशनल जो एस्थोनोस्फीयर से लावा निकल रहा है वो मूव कर रहा है, और जो मूव कर रहा है ना तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो रहा है। तो जब समुद्र के अंदर जब यही कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है ना, तो सिंपल सा मान लो ये एक ओशियनिक प्लेट है, सिंपल सा समझो ये एक ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। और ओशियनिक प्लेट के नीचे क्या मूव करता है? ये मैग्मा मूव कर रहा है, ये मैग्मा मूव कर रहा है, ठीक है। ये मूव कर रहा है अपना मैग्मा, ठीक है। और जब ये मैग्मा मूव करेगा ना तो ये आएगा पास पास, ये आपकी जो दोनों प्लेटें हैं दोनों प्लेटें आएंगी पास पास, फिर ये बनेगा ऐसे ओशियनिक रीजस। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि समुद्र के अंदर भी हैं ओशियनिक रीजस, ठीक है, क्योंकि समुद्र के अंदर के भी जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। किसकी वजह से? जो ये लावा है, लावा की वजह से एक दूसरे के पास हो रही है, ये हो रही है कन्वर्ज। सेम ये डाइवर्ज भी होंगी और कन्वर्ज भी होंगी। जब ये कन्वर्ज होती हैं तो यहाँ बन जाता है ये मिड ओशियनिक रीजस वगैरह बनते हैं, समुद्र के अंदर जो पहाड़ होते हैं वो बनते हैं। जिससे ये क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि समुद्र प्लेन है, समुद्र ओशियंस के नीचे ओशियंस का जो सतह है वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें भी रीजस हैं, उसमें भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये उसको सिग्निफाई करता है, ठीक है। अब इसमें भी दोनों हो सकता है, डाइवर्ज भी हो सकता है, कन्वर्ज भी हो सकता है। जब कन्वर्ज होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ बनेगा, जब डाइवर्ज होगा तो वहाँ गैप बनेगा। तो ये था अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी का जो फ्लोर है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे था। आर्थर होम्स में हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि क्यों कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है। जो ये कॉन्टिनेंट है, ये लावा ऐसे भी मूव कर सकता है दोनों तरफ से, और ऐसे भी मूव कर सकता है। जब दोनों एक करेगा तो ये कन्वर्ज हो जाएगा, अलग दिशा में लावा मूव करेगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा। ये इससे क्लियर हो गया। अगला अपन देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। ये बात करते हैं, ये थोड़ा जरूरी है। अभी तक तो मैं बेसिक बता रहा था कि यहां तक समझ आने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब क्या होता है? चेंज इन बाउंड्रीज, ठीक है। ये प्लेट तो प्लेट हो गया। अब चाहे ओशियनिक प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, और प्लेट को नॉर्मल सॉलिड स्लैब होता है, सिंपल डिसाइड करो कोई भी प्लेट मतलब सॉलिड स्लैब, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम शुरुआत करेंगे कि जो पूरा ओशियन है ना, जो पूरी अर्थ है, ये पूरी अर्थ मान लीजिए आप ऊपर से देखिए पूरी अर्थ, ये पूरी अर्थ डिवाइडेड है कई पार्ट में, ठीक है। प्लेट्स के नज़रिए से देखिएगा, ये अलग प्लेट है, 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 ये आप अर्थ को ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेट्स हैं, ये अर्थ है पूरी। इसमें माइनर प्लेट भी है, मेजर प्लेट भी है। अब सीधा सा ये आपके बेसिक के लिए बता रहा हूँ मैं कि जो मेजर प्लेट है जिसमें कॉन्टिनेंट से नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, पैसिफिक प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, ये जितनी प्लेट ये मेजर प्लेट है। यही प्लेट है, जैसे ये अलग अलग प्लेट है, और ये प्लेट क्या करती है, मूव करती हैं। कैसे मूव करती है इसका भी एक पैटर्न है, तो वही हम आज देखेंगे। हम लोग इसको मिटा देते हैं। इन प्लेट के मूवमेंट को हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये प्लेट मूव करती हैं। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज और प्लेट मार्जिन, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज एंड प्लेट मार्जिन्स। इसमें बेसिकली हम मेन 3 तरह का पढ़ते हैं, कैसे कैसे मूव करेगी। एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक। ये होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब जब चीजें पास पास आती हैं, ए से, ठीक है, ये कन्वर्जेंट हो गया। दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट बोले तो ये जब चीजें दूर दूर जाती है, प्लेट कन्वर्ज हो रही है, पास में आ रही है, एक ऐसा होता है। दूसरा जब प्लेट डाइवर्ज होती है, दूर जाती है, एक ऐसा होता है। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ये सिस्टम, ये ट्रांसफॉर्म वाला होता है जिसमें से एक आगे जाता है और एक पीछे आता है। तो ये है ये हो गया। अब इसमें भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या देखेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, इसको आप एकदम बेसिक से समझिए। ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, ठीक है। इन दोनों प्लेट, ये नीचे मैग्मा है, मूव कर रहा है, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग है, एक ओशियन प्लेट होगी, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, एक सिचुएशन होगी। दोनों ओशियन होगी, एक ये सिचुएशन होगी। दोनों कॉन्टिनेंटल होगी, एक ये सिचुएशन होगी। तो नॉर्मली क्या होती है, जैसे एक ये ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इस केस में होगा, ये पास आ रहा है, होगा क्या कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो प्लेट आ जाएगी अंदर, ठीक है। ये दोनों ऐसे पास आ रहे हैं। और आप बेसिक से कैसे समझो, ये है किताब जैसे, ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी। और जिसकी डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऐसे आएगा। वो एक टाइम तक ना फोल्ड होगा, ऐसे 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 फोल्ड होगा। जो ये क्या, ये बाद में कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिए, ये अंदर चला जाएगा और ये ऐसे एलिवेट करेगा ऐसे, फिर ये बाद में बन जाएगा माउंटेन, ठीक है। तो सिंपल सा अगर बाद में देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये पूरी प्लेट अंदर आ जाएगी। ये पूरी एक प्लेट अंदर आ गई है। और ये जो अंदर है ये है एस्थेनोस्फीयर, पूरा यहाँ से लावा निकला। इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंट ओशियन कोलिजन। उसमें क्या हो रहा है कि कॉन्टिनेंट और ओशियन का कोलिजन हो रहा है। एक ये हो गया, मोस्ट कॉमन है हिमालय वगैरह क्या है, ऐसे ही बना है। इसका सीधा सा एग्जांपल आपको पूछा जाएगा, एग्जांपल दिया जाएगा, जैसे रॉकीज, एंडीज, एल्प्स वगैरह जितने भी हैं, जितने भी फोल्ड माउंटेन है ना, वो है ना एक कॉन्टिनेंट है। ओशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ओशन की प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो अंदर चला आता है। जो कॉन्टिनेंट है वो ऊपर आता है, फोल्ड होकर वो बनता है, बाद में माउंटेन बन जाता है। तो इसलिए जो रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, ये है सब एल्प्स माउंटेन। फिर इसमें इसका जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वो किन दो प्लेटों की वजह से बना हुआ है, किन दो प्लेटों के कन्वर्जेंस की वजह से बना हुआ है। तो उसमें एक ओशियन है और एक कॉन्टिनेंटल है। ये हो गया। अब एग्जांपल आप देख लीजिएगा सारे। फिर कॉन्टिनेंट कोलिजन की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट कोलिजन, जैसे दो कॉन्टिनेंट, अपना एक एशियन प्लेट हो गया और इंडियन प्लेट हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए दो है। जब ये दो प्लेट ऐसे आ रही हैं और दोनों है कॉन्टिनेंट, ये है कॉन्टिनेंट। जब दो कॉन्टिनेंट आएंगी, जैसे कि अपना
इंडियन प्लेट हो गया और एशियन प्लेट हो गया। जब इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट आता है ना, तो इसमें कंपेरेटिवली देखा जाता है कि किसका, मतलब जब आप दो सेम चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें भी कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ गैप होता है कि किसका माइन्यूट कम लेवल पे भी डेंसिटी ज़्यादा होती है कम होती है। तो उसमें क्या होता है ना, एक सब्डक्ट होगा, जैसे ये है, एक थोड़ा सा सब्डक्ट होगा, एक उठ जाएगा और फिर ये जाके बना देगा माउंटेन। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना हिमालय। जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये इंडियन प्लेट, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है और दूसरा आता है अपना एशियन प्लेट, ये एशियन प्लेट है। जब एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराती है, जो कि दोनों कॉन्टिनेंट, तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये हिमालय लगातार टकरा ही रहा है। तो जैसे देखिए ना, अभी हिमालय की अलग अलग चोटी जो बनी हुई है ना, जैसे ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये लगातार टकरा ही रहा है, स्पीड बढ़ी रही है। तो ये अपना कॉन्टिनेंट कॉलिजन हो गया यहाँ पे। अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ओशियन कन्वर्जेंस आप बताइए कि जब दो ओशियन के अंदर कन्वर्जेंस होगी ओशियन में, तो मिड ओशियनिक रीजन बनेगा। ये भी ओशियन है, ये भी ओशियन है, तो मिड ओशियनिक रीजन बनेगा। ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट था प्लेट, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। ये कन्वर्जेंट हो गया। अब देखेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या होता है, दोनों दूर दूर जाएगा, ठीक है। दोनों, मान लीजिए एक प्लेट ये है, सॉरी, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये स्टोनोस्फीयर है, मतलब ये लावा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लावा ऐसे मूव कर रहा है, स्टोनोस्फीयर के अंदर की लावा जो मूवमेंट है उसी वजह से कॉन्टिनेंट में मूवमेंट काज होती है। तो ये अलग अलग हो रहा है। इसमें क्या होगा कि ये दोनों को दूर ले जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो ये स्टोनोस्फीयर का लावा है ना, ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है, और ये कूल डाउन होगा। और जब कूल डाउन होगा, ज्वालामुखी वगैरह देखो ना क्यों आता है, ऐसे तो हो रहा है। समुद्र के अंदर जो मिड ओशियनिक रीजन बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, वो भी एक ना किसी कारण से बन रहे हैं कि ये निकलता है लावा, फिर कूल डाउन होता है, यहाँ पे रीजन्स बन जाती हैं बहुत सारी, फिजर वॉल्केनोज बनते हैं, अर्थक्वेक आती है, रिफ्ट वैलीज बनती हैं, ठीक है। अब जहाँ पे, अब ये अगर कॉन्टिनेंट पे आ गया तो यहाँ पे जैसे नर्मदा और तापी वाली देख लीजिए, ये अलग अलग हो गया तो यहाँ पे वैलीज बन गई, ठीक है। समुद्र के अंदर है तो ये लावा निकला, लावा निकल के यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया, तो यहाँ पे मिड ओशियनिक रीजन बन गया, फिजर वॉल्केनोज आ गया। तो ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या होता है, अलग जाएगा, नीचे से स्टेनोस्फीयर से लावा बाहर आ जाएगा, वही लावा कहीं वॉल्केनो बन जाएगा, समुद्र के अंदर वो निकलेगा, कूल डाउन हो जाएगा, मिड ओशियनिक रीजन बन जाएगा, उससे भूकंप वगैरह भी आते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है कि जब दो प्लेट, तीसरा और लास्ट देखते हैं, जो दो प्लेट ऐसे एक इधर मूव करे और एक इधर मूव करे। इसका ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो ज़्यादा बहुत एग्जांपल, लेकिन सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है, क्वेश्चन सीधा आया हुआ है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम में किस तरह की बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्री है, तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, किसना, सैन एंड्रियास। तो ये अपन ने देख लिया पूरा कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा कि थ्योरी, वो थ्योरी कि कॉन्टिनेंट कैसे, एक सुपर ओशियन था पंथसाला, फिर पेंजिया टूटता है, बनता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट, पर उनको वो एक्सप्लेन कर नहीं पाते हैं अच्छे से, लेकिन वो आने वाली जनरेशन के साइंटिस्ट के मन में एक बयान छोड़ देता है, तो सोचते हैं कि कॉन्टिनेंट मूव क्यों करता है। तो वो बाद में समझते हैं कि जो लेयर है, लेयर के नीचे स्टेनोस्फीयर है जिसमें है मैग्मा, मैग्मा का मूवमेंट होता है, कन्वेंशनल मूवमेंट होता है, कभी कभी जब वो सेम डायरेक्शन में होता है तो कन्वर्जेंस होता है, अलग होता है तो डाइवर्जेंस होता है। उस बेसिस पे थ्योरी दी गई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, जिसमें कि उसमें बताया गया है कि जब कोई प्लेट है, कोई कॉन्टिनेंट है, उसके नीचे का मैग्मा एक साइड में आता है तो वो कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज होने के क्या क्या है, उस एग्जाम्पल बताया कि जैसे जब कन्वर्ज होगा, अगर वो कन्वर्ज कोई एक ओशियन प्लेट कोई कॉन्टिनेंट प्लेट हो रही है, तो सिंपल सी बात है, जो ओशन प्लेट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे घुस जाएगी, मतलब नीचे इसके कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे आ जाएगी, कॉन्टिनेंट प्लेट ऊपर जाएगी, तो जो ही रॉकी एंडीज वगैरह ये डेवलप होंगे। जब दो कॉन्टिनेंट प्लेट होगी, जो हिमालय बना हुआ है, और इस क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा गया कि
क्यों भाई हिमालय में वॉल्केनो क्यों नहीं है? क्योंकि भाई तो सीधा कॉन्टिनेंट प्लेट है। कोई पूछ सकता है ना कि भाई क्यों हिमालयन सिस्टम में वॉल्केनोज क्यों नहीं है? तो सिंपल सा है, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट से बने हुए हैं। अगर कॉन्टिनेंट से बने हुए तो कहाँ से मैग्मा आ गया, स्टेनोस्फीयर आ गया, एक दूसरे के अंदर घुस गया, एक ऊपर चढ़ गया, बन गया हिमालय, और लगातार मूवमेंट ही हो रहा है। ठीक है, फिर तीसरा आता है ओशियन। ओशियन जब ओशियन की दो प्लेटें पास आती हैं तो उसमें भी फोल्डिंग होगी, माउंटेन बनेगा। दूर जाएंगे तो लावा नीचे से निकलेगा, फिर वो कूल डाउन होगा, मिड ओशियनिक रीजेस बनाएगा, भूकंप आएंगे, फिर इरप्शन होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और फिर एक जब अलग अलग होंगी तो जैसे अपने यहाँ नर्मदा तापी है, जब दो फॉल्ट सिस्टम अलग हो जाएगा तो बीच में जगह बन जाएगी। ये भी एग्जाम्पल है। डाइवर्जेंट प्लेट देख रहे हो, आगे पीछे जब मूव होता है तो जैसे सैन एंड्रियास का फॉल्ट सिस्टम है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के बारे में। कल देखा था जियोमॉर्फोलॉजी, फिर देखा था लिथोस्फीयर में पूरी बात होती है कॉन्टिनेंट की। आज हमने देख लिया कॉन्टिनेंट के मूवमेंट की, कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है मूवमेंट की, ओशिनिक मूवमेंट की, ओशिनिक प्लेट मूवमेंट की, और ये नॉर्मल जो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की। कल के वीडियो में अपन आगे देखेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे अर्थ का जो मूवमेंट, या अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है ना, उसमें जो डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं वो। तो ठीक है, जैसा लगा ये बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।